जी बच्चों, तो पार्टनरशिप चल रही है और आज एडमिशन मोस्ट लाइकली हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना है पहले आज हमें। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। 13 क्वेश्चन में बोलता है, 13 क्वेश्चन में कहता है आपको क्यू कैन स्लो पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। उनकी बैलेंस शीट गिवन है और जिसमें आपको दे रखा है क्यूक का कैपिटल अकाउंट 1,20,000, स्लो 77,000, जनरल रिजर्व 30,000, सन्डी क्रेडिटर्स 96, देन फर्नीचर फिक्चर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, मोटर कार स्टॉक, सन्डी डेटर, कैश एट बैंक। स्मूथ को पार्टनर बनाया 2013 में और स्मूथ जो है वो फर्नीचर लेके आता है 10,000 का, स्टॉक लेके आता है 8,000 का और 50,000 की वो कैपिटल लेके आता है। सर एक चीज पूछना था सर। हाँ जी। सर एक्चुअली जो होता है ना, रिजर्व विथड्रॉन बाय पार्टनर या फिर सर प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन बाय पार्टनर, वो तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में आते हैं। वो हाँ, सर कौन सा रेशियो में डिवाइड होता है? वो तो जितना जितना अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया हो, जितना जितना अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया हो उतना उतना डेबिट कर देते हैं। अगर कुछ ना बोला हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी विड्रॉ कर देते हैं। ओके सर, दोनों ही सर, रिजर्व और गुडविल। हाँ नहीं, जो रिजर्व क्योंकि ओल्ड रेशियो में आपने बांटा होगा तो वो हाँ। विड्रॉ भी कितना होगा, ओल्ड में ही होगा। विड्रॉ भी अच्छा। ओल्ड में ही होगा। और प्रीमियम क्योंकि आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा होगा तो वो विड्रॉ भी फिर जब होगा तो फिर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करनी है। ठीक है, आगे बात समझ में शुभजीत? हाँ सर। ओके। स्मूथ को पार्टनर बनाया है। स्मूथ 10,000 का फर्नीचर लेके आता है और 8,000 का स्टॉक लेके आता है। इसके अलावा वो 50,000 रुपए की कैपिटल लेके आता है। ही वुड आल्सो बिंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल विच इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year। तो गुडविल की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो 2 साल की परचेज लेनी है, 2 साल की परचेज लेनी है और एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 3 साल का। तो इसमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। गुडविल की भी वैल्यूएशन करने के तीन चार मेथड होते हैं जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या हमारे पास तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है गुडविल निकालने का सेपरेट क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद प्रॉफिट दे रखा है आपको 2012-13 52,000, 2011-12 32,000 और 2010-11 28,000। आगे क्वेश्चन में कहता है हावेवर ऑन चेकिंग द पास्ट रिकॉर्ड को चेक करने पे ये पाया गया कि 1/4/2011 में एक फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 8,000 रुपए की थी, ठीक है, बस उसको हमने गलती से रॉन्गली डेबिटेड टू रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू में डेबिट कर दिया। रेवेन्यू में डेबिट करने का मतलब हो गया कि इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, 1/4/2011 में एक फर्नीचर लिया था, ये हमारी एसेट थी, बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी, बट इसको हमने गलती से 1/4/2011 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। ये कहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया? ये कह रहा है रॉन्गली डेबिटेड टू रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू में चार्ज हो गया, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। ओके, तो इससे क्या क्या हुआ होगा कि 2011-12 में आपका जो प्रॉफिट है वो 8,000 से डिक्रीज हो गया होगा, राइट? क्योंकि अगर आप 8,000 का एक आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो। एक्सपेंसेस के बढ़ने से आपका प्रॉफिट डिक्रीज डिक्रीज हो गया होगा। और कह रहा है 12-13 में हमने एक परचेज करी थी 4,000 रुपए की, जो 25/3/2013 को करी थी। ठीक है, वो हमने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करी। 12-13 में हमने एक परचेज करी थी, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालना भूल गए। तो मुझे बताओ परचेज रिकॉर्ड ना करने से उस साल के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा होगा? ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा। हाँ, उस साल का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया होगा बाय द सेम अमाउंट। फिर कह रहा है द फर्म चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। फर्म क्या करती है कि फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। ठीक है, जो भी हमारा फर्नीचर है उस पर 10% का डेप लगना चाहिए। योर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। कह रहा है जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करें तो उससे पहले जो प्रॉफिट में मिस्टेक हुई थी उसे करेक्ट आपको करना पड़ेगा। ऑन रीवैल्यूएशन फिर कॉमा वैल्यू ऑफ द स्टॉक। रीवैल्यूएशन के बाद जो स्टॉक की वैल्यू है वो 5% से कम हो गई है। मोटर कार की वैल्यू 85,000 रुपए की हो गई है।
स्मूथ ने अपना प्रीमियम पर गुडविल ले आया और कैपिटल ले आया कैश में। इट वाज डिसाइडेड दैट फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म वुड बी शेयर्ड एज, नया रेशियो 50-30-20 होगा। और क्वेश्चन में कहता है कि आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह ये सारी चीजें आपको दिखानी है। करते हैं क्वेश्चन को, स्पेस लेता हूँ पहले इसके लिए। क्वेश्चन लेंदी है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन टेक्निकल है, तो बहुत ध्यान से देखना है इसको। आई थिंक इतना काफी रहेगा। तो पहले सभी लोग बुक ओपन कर लें या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि स्क्रीन बार बार अप डाउन ना करनी पड़े। चलो मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि अगर पास्ट में कोई मिस्टेक हुई हो, उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडजस्टमेंट अकाउंट। और एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज हुआ हो तो उसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों का अल्टीमेटली इफेक्ट यही है कि पास्ट में जो मिस्टेक हुई है उसको आपने रेक्टिफाई करना है, या जो चेंजेस हैं उसको रेक्टिफाई करना है। तो हम दोनों के बदले कॉमन अकाउंट बना सकते हैं, दोनों को हम रीवैल्यूएशन में दिखा सकते हैं। ये पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ पास्ट एरर्स, अगर पास्ट में कुछ एरर्स हुए हैं उसको रेक्टिफाई करना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। ठीक है। और फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। लेकिन अल्टीमेटली जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेट प्रॉफिट लॉस है ये भी ओल्ड पार्टनर में जाएगा, और रेक्टिफिकेशन करने के बाद भी जो इम्पैक्ट आएगा वो भी ओल्ड वाले पार्टनर में जाएगा। तो दोनों को अलग अलग ना बना के आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं। मतलब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसी को बना सकते हैं, और उसी में आप दोनों की एंट्री, मतलब एसेट लायबिलिटी में जो चेंज हुआ है वो भी कर सकते हो, और जो चेंजेस करने हैं आपको रेक्टिफिकेशन करने के लिए वो भी कर सकते हो। ठीक है। तो आप दोनों कंबाइन भी कर सकते हो, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं एक ही अकाउंट बनाऊंगा, उसमें रेक्टिफिकेशन का भी इफेक्ट डालूंगा और जो रिवैल्यूएशन है उसका भी इफेक्ट डालूंगा। तो अकाउंट बनेंगे इसमें कौन कौन से, इसमें पहला बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। चलिए, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, और पार्टनर्स कौन कौन से हैं, क्विक, स्लो और स्मूथ। क्विक, स्लो, स्मूथ, पर्टिकुलर्स, क्विक, स्लो, स्मूथ। उसके बाद फिर बैलेंस शीट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको।
बैलेंस शीट एज ऑन, कब हुआ इसका एडमिशन? इसका एडमिशन तो हुआ है 1/4/13 को। तो लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। उसके बाद वर्किंग नोट्स, और बहुत सारे वर्किंग नोट्स में बनने। चलिए क्या बोलता है देखो। सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि 1,20,000 और स्लो की 77,000, तो ये डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 और 77,000। जनरल रिजर्व जो है वो 30,000 का है, और रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है कि इसका क्या करना है। तो क्या करेंगे, रिजर्व को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 30,000, तो 30,000 को बांटेंगे हम 3:2 में, तो आएगा 18,000 और 12,000। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, और नीचे क्रेडिटर्स के बारे में एक एडजस्टमेंट बोली हुई, वो ध्यान से देखनी है। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है आपको कि साल 2012-13 में, मतलब कि पिछले साल, हमने 4,000 रुपये की एक परचेज करी थी। हमने 4,000 रुपये की एक परचेज करी थी, और उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसको हमने अब रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, तो देखो एंट्री क्या बनेगी, वर्किंग नोट 1। ठीक है, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ पास्ट एरर्स। इतना तो कंफर्म है कि जो हमने परचेज करी थी वो परचेज हमने रिकॉर्ड नहीं करी, तो उस परचेज को हमने अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर परचेज कोई भी ओमिट होती है तो वो परचेज होती है जो हमने क्या करी होती है सर, जो कि हमने परचेज करी होती है ऑन क्रेडिट। कैश वाली परचेज वेरीफाई हो जाते हैं, क्योंकि कैश बुक का हमारा बैलेंस मैच नहीं होता, और कैश को हम डेली डेली मतलब बेसिस पे वेरीफाई करते हैं। तो नॉर्मली कैश बुक से रिलेटेड कोई भी एरर होते हैं तो वो पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई हमने सामान सपोज मान लो उधार में खरीदा हो, तो उसका बेसिकली भूलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जब भी आपको ये ना बताए कि कौन सी वाली परचेज भूले हैं, ये कैश में परचेज किया था वो रिकॉर्ड करना भूल गए, या उधार में परचेज किया था, तो आप मानोगे ऑलवेज कि हमने क्रेडिट में परचेज करी थी जिसको रिकॉर्ड करना हम भूल गए। अब ये बताओ, अगर हमने क्रेडिट परचेज करी होगी तो उसकी जनरल एंट्री क्या आपकी बनेगी? जनरल एंट्री क्या बनती है जब हम उधार में सामान खरीदते हैं? एनीवन? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, तो इतना कंफर्म है कि क्रेडिटर को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल? परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल? पर्सनल। परचेज अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस हो गया ना। परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। अगर किसी नॉमिनल अकाउंट में एरर होता है और वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, ठीक है, एक चैप्टर आएगा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि अगर प्रीवियस ईयर के एरर होते हैं, मतलब पास्ट ईयर के एरर होते हैं जिसको हम करंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर किसी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड एरर होता है, जैसे यहाँ पर परचेज अकाउंट है, तो उस सिचुएशन में हम उस नॉमिनल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं 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 करते। रीज़न क्यों? क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंट है वो साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाते हैं, पूरी तरीके से क्लोज हो जाते हैं। तो जब वो नॉमिनल अकाउंट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, तो हम उसको वापस दोबारा डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये एरर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है और पास्ट ईयर से बिलोंग करता है, तो जो एंट्री परचेज टू क्रेडिटर होनी चाहिए, अब उसके बदले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि मैं अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ। तो कितने की परचेज थी ये? 4,000। तो जो एंट्री परचेज टू क्रेडिटर होती
अब वो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। इसको ऐसे समझो, अगर अब हम क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करेंगे तो 4000 से हमें अपनी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। जो क्रेडिटर्स जो परचेज पहले रिकॉर्ड नहीं करी थी, उस क्रेडिट परचेज को अब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो लॉस है, और लॉस के केस में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो डेबिट होता है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स 4000 से ये एंट्री हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये किस चीज की एंट्री थी? बीइंग ओमिटेड परचेज नाउ ब्रॉट इनटू बुक्स। जो परचेज ओमिटेड थी इसको हम बुक में ले आए। ठीक है सर, तो ये 4000 रुपये आपको रिवैल्यूएशन में डालने पड़ेंगे और क्रेडिटर्स में आपको 4000 रुपये इंक्रीज करना पड़ेगा। राइट, आ जाओ फिर। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू क्रेडिटर्स अकाउंट 4000, और बैलेंस शीट में अब जो क्रेडिटर्स आएंगे वो 4000 बढ़ा के आएंगे, तो 96,000 थे, और 96,000 में हम उस क्रेडिटर्स को इंक्रीज करके लिख देंगे तो 1,00,000 हो जाएगा। 96 पहले से था और 4000 के और रिकॉर्ड कर लिए हमने। ठीक है, 1,00,000 के क्रेडिटर्स हो गए। इसके अलावा आते हैं हमारी एसेट साइड में, और एसेट साइड में क्वेश्चन में क्या बोलता है उसके बाद। एसेट साइड में फर्नीचर एंड फिक्चर है। नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर फर्नीचर लेके आया है 10,000 का और स्टॉक लेके आया 8,000 का, इन एडिशन टू कंट्रीब्यूट 50,000 कैश टुवर्ड्स कैपिटल। ठीक है, तो क्या करना है हमें? सबसे पहले तो ये रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देना है। एक एंट्री के बाद अभी और भी एरर है इसमें। एक एरर हमारा इसमें दूसरा वाला है, वो कौन सा वाला? फर्नीचर वाला, उसके लिए स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद फिर वर्किंग नोट 2, उसके बाद कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, ये फर्स्ट के अंदर पहली एंट्री हो गई थी, ये पहली एंट्री थी। सेकंड हेडिंग अब कंट्रीब्यूशन बाय स्मूथ। तो स्मूथ क्या लाया सर? स्मूथ एक तो कैश लाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, इसके अलावा ये फर्नीचर लाया है तो डेबिट बट कम्स इन। इसके अलावा ये स्टॉक लाया है तो स्मूथ कैपिटल अकाउंट। और कुछ ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है उसके बारे में बात करेंगे। बैंक में प्लस करेंगे कि वो कैपिटल कितना लाया और प्रीमियम कितना लाया। तो अभी हमें जो कैपिटल है वो तो पता है कि ये 50,000 की कैश में लाया है, इसके अलावा 10,000 का फर्नीचर लाया, 8,000 का स्टॉक लाया। ठीक है, तो इसकी जो टोटल कैपिटल है 50, 10, 60 और 8 68, 68 तो इसकी पूरी कैपिटल हो गई। बाकी प्रेम वाला अमाउंट अभी निकालेंगे कितना आएगा, और वो यहाँ पे फिर हमें प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखना पड़ेगा। फिर दूसरी एंट्री बनेगी जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। दूसरी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो क्विक का कैपिटल अकाउंट, और टू स्लो का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम की अमाउंट अभी हमें निकालनी है। अभी इतना कंफर्म हो गया कि स्मूथ 68 की कैपिटल लेके आ रहा है, 50,000 की कैश में, 18,000 की काइंड में। काइंड का मतलब कुछ सामान ले आया, तो कैपिटल अकाउंट में आएंगे। ये है उसका कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर बाय कैश बाय बैंक कर लो क्योंकि हमने बैंक से किया है, तो बाय बैंक अकाउंट 50,000। बाय फर्नीचर, फर्नीचर हमारा ये लाया था कितना? 10,000। और उसके बाद बाय
स्टॉक, ठीक है, बाय स्टॉक ये लाया हमारा 8,000 का। बैलेंस शीट में फर्नीचर पे स्टॉक पे क्या फर्क पड़ेगा कि फर्नीचर और स्टॉक में जितना ये ले आया उतना प्लस करके बढ़ा के दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो पुराना बैलेंस शीट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसकी कुछ रीवैल्यूएशन भी हुई है, तो उसका भी हमें इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। उसके बारे में अभी अभी बात करते हैं। और इसके अलावा एक जो फर्नीचर गलती से परचेस में डाल दिया था उसका भी इफेक्ट हमें देना पड़ेगा, तो उसकी भी बात करेंगे अभी। तो फर्नीचर में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो फर्नीचर की फिगर में बैलेंस शीट में भी नहीं लिख रहा क्योंकि उसमें बहुत सारा प्लस माइनस होना है। बाकी उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है 30,000 का, और ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि रिवैल्यूएशन स्टॉक की हुई है। अच्छा, मोटर कार की भी हुई है, मोटर कार की हुई है। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 5%, मोटर कार इज 50,000। बाकी फर्नीचर की रिवैल्यूएशन नहीं हुई है, ठीक है। 2 आइटम आपके रीवैल्यू हो रहे हैं, स्टॉक और मोटर कार, ठीक है। अगर मैं स्टॉक का कर दूं, स्टॉक के बारे में देखना जानते हैं। जो पुराना वाला स्टॉक है, अच्छा पहले ये बताओ कि जो हम रीवैल्यूएशन करेंगे 50,000 जो पुराना स्टॉक है उसकी करेंगे, या प्लस 50,000 में पहले नया स्टॉक जो नया पार्टनर लाया, जो 8,000 का नया स्टॉक लाया 58,000 हो जाएगा मिला के, 50 पुराना और 8 नया। तो 58,000 को 5% से डिक्रीज करेंगे या 50,000 को 5% से डिक्रीज करेंगे? 50,000। 50,000 से। केवल 50 वाले को ना, क्योंकि नया वाला तो आज क्या नाम है, आज ही उसमें डेट में आया है, तो जो सेम डेट में आएगा उसकी रिवैल्यूएशन कैसे, उसकी रिवैल्यूएशन कैसे होगी? रिवैल्यूएशन उस चीज की होती है जो पहले से बुक्स में हो। तो केवल ओल्ड वाले को आपने केवल ओल्ड वाले की रिवैल्यूएशन करनी है। तो ओल्ड वाला स्टॉक 50,000 है और उसको 5% से डिक्रीज करने को कह रहा है। तो 50,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो 2500 आएगा। तो टू स्टॉक अकाउंट, यहाँ 2500 से डिक्रीज कर दिया आपने, ये आपका लॉस हो गया। स्टॉक घटेगा मतलब लॉस। बैलेंस शीट में क्या करोगे? बैलेंस शीट में अगर मैं पहले स्टॉक की एडजस्टमेंट दिखा दूं, ठीक है, ये चलो अभी आइटम लिख देता हूँ, फर्नीचर लिख के छोड़ देता हूँ, कितना होगा ये। ऑफिस इक्विपमेंट्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला हुआ, तो ये तो ऐसे के ऐसे डाल देता हूँ मैं, 30,000 के। मोटर कार के बारे में देखेंगे अभी क्या बोला है इसके बारे में। स्टॉक पे आ जाते हैं। स्टॉक 50,000 था, इसमें से 2500 माइनस करोगे जो डिक्रीज हो गया, प्लस जो नया पार्टनर ले आया, नया पार्टनर 8,000 ले आया, इसको जोड़ दोगे तो बताओ कितना आएगा? 50,000 माइनस 2500 जो डिक्रीज प्लस नया आया 8,000, कितना आता है टोटल? इज इट 55,500? Yes. राइट। उसके बाद डेटर्स हैं, डेटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है आई गेस। डेटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखी हमें, तो डेटर्स हमारे ऐसे के ऐसे आ जाएंगे 90,000। और जो कैश एट बैंक है, इसमें नया पार्टनर जो कैपिटल और जो प्रीमियम लाएगा कैश में, वो प्लस करना पड़ेगा, जिसको बाद में देखते हैं। अब नीचे वाले पॉइंट में आते हैं, पहले मोटर कार को कर लेते हैं रिवैल्यू। मोटर कार की जो वैल्यू है उसकी 85,000 हो गई है, तो मोटर कार 75 से 85 हुई है, तो यहाँ तो 85 भी आ जाएगी। और 10,000 से बढ़ गई है, 10,000 से बढ़ गई है, तो ये गेन है हमारा, तो ये 10,000 यहाँ ले लिए, ठीक है, ये हमारा गेन हो गया। बाकी इसके बाद एक एरर और बचा है, वो रेक्टिफाई कर लेते हैं कि हमने एक फर्नीचर परचेज किया था, कब किया था सर? 1/4/2011 में, राइट। और उस फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? उस फर्नीचर की वैल्यू 8,000 थी, उसे गलती से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। चलो जी, अब हम क्या करेंगे सर? रिवर्स मारेंगे। रिवर्स मारेंगे इसका ये मतलब है कि फर्नीचर को बुक में लाएंगे और जो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो गया था उसको हम वापस बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा देखना। तो पहले तो मैंने एंट्री बनी कि फर्नीचर बुक में लाओ, क्योंकि आपने पहले उसको परचेस में डाल दिया था, इसे बुक में लाओ। और फर्नीचर बुक में लाएंगे तो हमारी एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ेगी तो फायदा है। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या क्योंकि ये पास्ट का एरर है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो। और फिलहाल मैंने अलग अलग ये बनाया है, एक ही बनाया है। तो फर्नीचर 8,000 का था,
8,000 का फर्नीचर पहले बुक में ले आओ। बीइंग फर्नीचर ओमिटेड, नहीं रिकॉर्ड किया था, नाउ ब्रॉट इनटू बुक्स। या लिखो बीइंग फर्नीचर रॉन्गली ट्रीटेड एज परचेज, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, या लिखोगे बीइंग फर्नीचर रॉन्गली ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुड्स, नाउ रेक्टिफाइड। लेकिन देखो ये फर्नीचर कब लिया था बेटा हमने, 1/4/2011 में लिया था, और आज हो गई है 1/4/13। तो 1/4/11, 11/12 और 12/13, 11/12 और 12/13 कितने साल हो गए? ये गलती कितने साल पहले हुई थी बताइए? Yes, sir. ये गलती 2 साल पहले हुई थी। अगर इसको हमने फर्नीचर मानना था तो 2 साल में डेप्रिसिएशन भी तो लगता। बोलो है ना? यस सर। अब हुआ क्या था कि हमने इसको पूरा पूरा ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दिया था, तो डेप लगाने के बारे में सोचा ही नहीं। अब अकल आई कि अरे नहीं यार, वो परचेज थोड़ी थी, वो तो क्या थी, वो परचेज ऑफ गुड्स थोड़ी थी, ये तो एसेट थी। तो इसको वापस करो और इसको क्या करो, बुक में ले आओ, बैलेंस शीट में ले आओ। लेकिन अगर इसको हम एसेट मानेंगे तो चलो 2 साल में पूरा फर्नीचर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं गया होता, लेकिन 2 साल का डेप्रिसिएशन तो गया होता ना। 2 साल का डेप्रिसिएशन तो गया होता। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो डेप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेप लगाना पड़ेगा। अब डेप लगाएंगे तो फर्नीचर की वैल्यू घटेगी, डेप लगाएंगे तो फर्नीचर की वैल्यू घटेगी, फर्नीचर की वैल्यू घटेगी तो हमारे लिए लॉस है। अगेन डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू करोगे। अगर पास शेयर का कोई एरर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू किया जाता है। तो ये फर्नीचर हमारा 8,000 का था और हमें इसके ऊपर डेप लगाना है एट द रेट ऑफ 10%। अब डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगाएं, स्ट्रेट लाइन से लगाएं या रिटर्न डाउन वैल्यू से लगाएं? क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो आपकी मर्जी है। आप स्ट्रेट लाइन से भी लगा सकते हो और आप रिटर्न डाउन वैल्यू से भी लगा सकते हो, बस आपको वर्किंग नोट में डालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ये तो बुक में देख लो, बुक में उन्होंने क्या करा है, स्ट्रेट लाइन से निकाला है या उससे निकाला है, किसी भी बुक अगर हो तो। नॉर्मली आप किसी भी कर सकते हो, बस एजम्पशन नोट आपको पेपर में डालना पड़ेगा कि वी आर एज्यूमिंग कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से लग रहा है या रिटर्न डाउन वैल्यू से लग रहा है। एक बार बेटा बुक में देख लो अगर बुक खोली हो तो, या मैं इसका पीडीएफ खोलता हूँ सॉल्यूशन वाला, है ना, वरना बुक के आंसर से हमारा मैच नहीं करेगा तो फिर वहां आपको डाउट आएगा, तो मैं वो नहीं चाहता कि डाउट रहे। रुको 2 मिनट में पीडीएफ ओपन करता हूँ। राइट, तो ये है हाँ, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 13? यस सर 13। ओके, हाँ, तो इन्होंने डेप्रिसिएशन माना है स्ट्रेट लाइन से, सिंपल मान लिया, आप भी ऐसे कर लेना, सिंपल स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन ले लेना। तो इसके ऊपर 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था, जो कि हमने नहीं लगाया क्योंकि इसको हमने परचेज ऑफ गुड्स मान लिया था, लेकिन अब रेक्टिफाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। तो 8,000 है या 4,000 है, क्या है, कितने का था फर्नीचर? अच्छा, 8,000 तो 1 साल का होगा। 1/4 ये कब लिया था हमने? एक मिनट है, न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1/4 800 तो 1 साल का हुआ। ये तो 800 की फिगर देखी, 1 साल का क्यों लगाया, 2 साल का होना चाहिए। हाँ बेटा, इन्होंने रिटर्न डाउन से लगाया है, इन्होंने जो डेप लगाया है वो रिटर्न डाउन वैल्यू से लगाया है। ठीक है, नॉट स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन वैल्यू से लगाया है। उसमें क्या होता है, बची हुई वैल्यू पे डेप लगाते हैं। ठीक है, इन्होंने जो डेप्रिसिएशन है वो रिटर्न डाउन वैल्यू से निकाला है, मतलब ऐसे निकाला है कि फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 8,000 का 10% होगा, कितना आएगा, 800। और सेकंड ईयर में जो डेप लगेगा 8,000 में से 800 लेस करने के बाद 7,200 का 10%। तो टोटल डेप जोड़ दो कितना आया,
फर्स्ट ईयर का 800 आएगा, सेकंड ईयर का 720 आएगा। तो 800 प्लस 720 कितना हुआ? 1520। Yes, sir. तो 1520 से आपने फर्नीचर की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। ये 7200 कहाँ से आई? ये बात समझ में आई? Yes, sir. शुभजीत समझ में आई? सर और एक बार बता दीजिए। हाँ, फर्नीचर की वैल्यू 8000 थी। पहले उस पर फर्स्ट ईयर पे डेप लगाओगे, क्योंकि उस पर दो साल का डेप लगाना है। पहले फर्स्ट ईयर का डेप लगाएंगे तो 8000 का 10% निकाला तो 800 आया। ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर के बाद 8000 में से 800 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद फर्नीचर की वैल्यू 7200 बचेगी। 7200 बचेगी, तो फिर नेक्स्ट ईयर में 7200 के ऊपर डेप लगेगा। ठीक है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, फाउंडेशन में या 11th-12th में। दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू। स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, और रिटन डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन हर साल की ओपनिंग बुक वैल्यू पे लगाते हैं, मतलब बची हुई वैल्यू पे लगाते हैं। ठीक है। तो अगर 8000 था तो 8000 में से 800 लेस किया फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो सेकंड ईयर की वैल्यू 7200 हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 7200 के ऊपर लगेगा। ओके। तो ये हमारा यहाँ से डेप्रिसिएशन ओके सर। तो इसका इफेक्ट भी हम जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें डाल देते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट 8000 से बढ़ाया था और फिर उसके बाद 1520 से घटाया था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आओ। तो यहाँ पर पहले बाय फर्नीचर अकाउंट 8000, और फिर टू फर्नीचर अकाउंट जितने से कम करना है डेप्रिसिएशन लगा के 1520। ठीक है। अब चाहो तो 8000 में से 1520 माइनस करके जो डिफरेंस आएगा सीधे वो भी क्रेडिट कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन, फिर क्या बोलता है आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, फर्नीचर का भी काम कर दिया। तो अब फर्नीचर फिटिंग्स की वैल्यू कितनी आएगी बैलेंस शीट में? अल्टीमेटली फर्नीचर फिटिंग्स बैलेंस शीट में कितना आएगा? तो अगर मैं इसकी वैल्यू समझाऊं आपको, 60,000 तो पुरानी वैल्यू है ना? 60,000 तो पुरानी वैल्यू है, राइट? या चलो इसको वर्किंग नोट में कर लेते हैं, यहाँ घिच पिच हो जाएगी, घिच पिच हो जाएगी, यहाँ समझ में नहीं आएगा, वर्किंग नोट में ले आते हैं इसको। तो ये जनरल एंट्री थी। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, बहुत स्लोली और बहुत धीरे धीरे करना है इसको, क्योंकि एक एक एंट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो फर्नीचर का बैलेंस शीट में क्या ओपनिंग बैलेंस है? फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 60,000। इसमें ऐड करेंगे ओल्ड फर्नीचर ब्रॉट इनटू बुक्स, तो ये 8000 था और 1520 का डेप लगाता है इसमें, क्योंकि 2 साल पहले लिया था 8000 रुपये में, तो 2 साल में 1520 का डेप भी लग गया। तो आज इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8000 में से 1520 माइनस करो, बताओ कितना आता है? 6,480. 6480। और फिर ऐड करेंगे ब्रॉड बाय स्मूथ। कुछ फर्नीचर स्मूथ भी लेके आया है। स्मूथ जो है वो 10,000 का फर्नीचर लेके आया है, और ये आज ही लाया है, जब उसका एडमिशन हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई डेप नहीं लगेगा। ये तो पुराना फर्नीचर था, 2 साल पहले परचेज किया था, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इसको बुक में लाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल क्लोजिंग बैलेंस। अब ये प्लस कर लो, 60-70, 76,480, 76,480। तो बैलेंस शीट में जो फर्नीचर जाएगा वो 76,480 जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो 76,480 बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है। तो हम फर्नीचर डाल चुके हैं, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, मोटर कार हो गया, स्टॉक हो गया, सेलिब्रिटी हो गया, कैश एट बैंक रह गया। अच्छा देखते हैं अभी उसको। अब उसके बाद हमें क्या करना है,
सबसे पहले देख लेते हैं सारी के सारी रिवैल्यूएशन का काम हो गया या नहीं, ऐसा रेक्टिफाई हो गया या नहीं। तो स्मूथ कैपिटल ले आया था, ये हो गया। और उसके बाद हमने मोटर कार की भी रिवैल्यूएशन कर ली थी, वो भी डाल दिया। बस अब गुडविल निकालनी है, गुडविल में एरर्स हमने एडजस्ट करने हैं। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसे क्लोज कर लो, उसका कोई यूज नहीं है। सर आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रहा बच्चा लोग, ऐसा है क्या? नहीं हो रहा सर। हो रहा है बेटा, नेट की दिक्कत होगी आपके सामने सुबोजीत। अब एक बार सर मैं दोबारा, फिर से ज्वाइन करता हूँ। हाँ क्लास को लीव करके एक बार दोबारा ओपन करो। राइट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड और तो कुछ है नहीं, हम सब कुछ कर चुके हैं। बस गुडविल की वैल्यूएशन निकालने के लिए एरर देखने पड़ेंगे। पुराना फर्नीचर हो गया, पुराना परचेस हो गया, और रिवैल्यू भी हो गई है, स्टॉक भी ले लिया, मोटर कार भी ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से इसका प्रॉफिट निकालो, कितना आ रहा है? 18,000 में से ये लेस करो 9,980. 9,980। अब यहाँ से टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर है हमारे क्विक एंड स्लो। तो 9,980 को जरा बांटो ओल्ड रेशो में, 3:2 में बांटो, इसको 3:2 में कर दो। नाइन 9,980 इन 3:2। Quick का sir 5,980 5,980। and slow का 3,992. 92 कैसे आएगा? दो तो है ही नहीं, चेक कर लो एक बार दोबारा। ये है 9,980। पहले मैं पूरा प्रॉफिट भी चेक कर लेता हूँ। 18,000 माइनस 6,500 माइनस 1520 डिवाइड बाय 5, 99 Sir quick का है 5,988. 5,988 है, ठीक है, Yes sir. ओके 5688 चेक कर लो। 5,988 9,980 डिवाइड बाय 5 इंटू 3। 5,988 है ना? 5,988 यस सर। Yes sir 5,988. ठीक है, एक मिनट। यस 5,988। अब इसमें से माइनस कर दो 9,980, तो 3,992। ओके, ये आ गया। ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डाल दो। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,992 and the other is 5,988 5,988। ओके, तो ये हमने एरर्स रेक्टिफाई कर लिए और गुडविल निकाल लिए। अभी चौथा पॉइंट यहाँ से निकालेंगे अब, कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में मैं दिया है उसको हमें रेक्टिफाई करना है, क्योंकि पास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले यहाँ पे ईयर लिखा क्या क्या है, और यहाँ पर करेक्टेड प्रॉफिट लिखा, मतलब उसमें प्लस माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आया। तो ईयर है हमारा 2012-13, 2011-12 सर उल्टा ये दिया। कैलकुलेशन क्या हम प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने के लिए कर रहे हैं? हाँ राइट राइट, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है हमें, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। गुडविल निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक्चुअली एक सेपरेट चैप्टर होता है जिसमें पूरा बताया जाता है कि गुडविल के कौन कौन से मेथड हैं। आपके सीएमए में सिलेबस में क्या है कि सीधे क्वेश्चन दे रखा है, बस एग्जांपल दिया हुआ है, और उसमें शॉर्ट में बता दिया है कि गुडविल कैसे कैसे निकालते हैं। तो मैं भी इस क्वेश्चन के बाद ही आज की क्लास में बताऊंगा आपको कि गुडविल निकालने के 3-4 मेथड होते हैं। तो हमने वो क्या नाम है उसके थ्रू निकालते हैं। नॉर्मली सबसे
ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये वाला ही है जो अभी हम कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो पहले जो फिगर की अमाउंट है इसकी वो है 52,000 और वो है 32,000, 28,000, ठीक है, 52, 32, 28। और इसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे। सबसे पहले नीचे देखते हैं कि हाउएवर ऑन चेकिंग द पास्ट रिकॉर्ड रिपोर्ट नोटिस दैट 1/4/2011 में एक फर्नीचर परचेज किया था 8,000 रुपये का, वो रॉन्गली डेबिटेड टू रेवेन्यू। तो 1/4/2011, 1/4/2011 मतलब कौन सा वाला साल हो गया? वो ये वाला ईयर हो गया। इसकी वो ये वाले साल की बात कर रहे हैं। इस साल हमने एक 8,000 का फर्नीचर खरीदा था और गलती से रेवेन्यू में चार्ज कर दिया था, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दिया था। तो इस साल का जो नेट प्रॉफिट है ना, वो 8,000 से डिक्रीज हो गया होगा। अगर 2011 में 1/4/2011 में, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 11/12 हो गया, इस साल अगर हमने फर्नीचर रेवेन्यू में चार्ज किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किया मतलब, तो इस साल का नेट प्रॉफिट 8,000 से घट गया होगा। रेक्टिफाई करने के लिए इस साल के नेट प्रॉफिट को 8,000 से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये 8,000 रुपये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं डालते, क्योंकि इसको हम फर्नीचर मान रहे हैं, क्योंकि ये हमारी एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाती, तो भी इस पर डेप तो लगता ना, तो भी इस पर डेप तो लगता। तो इस साल का डेप तो डालना पड़ेगा। यस सर। बोलो है ना। ये फर्नीचर को हमने गलती से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किया था, तो उसको हटाया, उसको हटाने से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अब फर्नीचर हटेगा तो उसके बदले उसका डेप तो आएगा, तो डेप डालना पड़ेगा। कितने रुपए का? 800 रुपये का। ये डेप्रिसिएशन ना केवल 11/12 में आएगा, ये डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर 12/13 में भी आएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो 720 होगा। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? यस प्लस सर। प्लस 8,000 माइनस 800 एवरीवन। 8,000 क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि 11/12 में फर्नीचर गलती से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला गया था। अगर हम कोई खर्चा गलती से डाल देते हैं तो नेट प्रॉफिट तो घटेगा ना। जितना ज्यादा खर्चा हो दिखाओगे उतना प्रॉफिट कम होगा। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए पहले प्रॉफिट बढ़ाया। चलो फर्नीचर नहीं आता प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसका डेप तो आता, पर जब हमने पूरा फर्नीचर ही डाल दिया था तो हमने उसका डेप्रिसिएशन नहीं डाला होगा। तो अब रेक्टिफाई करेंगे, पूरा फर्नीचर हटाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खर्चा हटा रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन फर्नीचर के बदले डेप तो आएगा, तो इसलिए -800 करना पड़ेगा। और ये डेप्रिसिएशन ना केवल 2011-12 में लगेगा, जबकि उसके आने वाले ईयर 2012-13 में भी लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है एक गलती और हुई थी, हमने एक परचेज करी थी और उसको बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए थे, है ना। 12-13 में, 12-13 ये वाला ईयर हो गया। 12-13 में हमने एक 4,000 की परचेज करी थी जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो 12-13 में परचेज अब हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उससे पहले प्रॉफिट बढ़ गया होगा। लेकिन अब वो 4,000 की परचेज हम डालेंगे 12-13 में, तो हमारा प्रॉफिट घटेगा। तो यहाँ -4,000 डाल देंगे, जो ओमिटेड परचेज थी वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और तो कोई एरर नहीं था, और कोई एरर नहीं है। अब यहाँ से करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो बताओ 12-13 में कितना आया? 52 -4 -720 कितना आता है? 47,280। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में 32,000 प्लस 8,000 -800 39,200 इतना ही आएगा। 32 8 40, हाँ ये आएगा। अभी जोड़ दो। टोटल प्रॉफिट कर दो, 47,280 प्लस 39,200 प्लस 28,000, 1,14,480। 1,14,480 ये आया टोटल प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालनी है, ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है ही वुड आल्सो ब्रिंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल which is to be valued 2-year purchase of the average profit of last 3 years। तो पहले लास्ट 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज करना है। तो 3 साल का जो टोटल प्रॉफिट है वो तो इतना आ गया, 1,14,480। इसको हम एवरेज करेंगे, इसको हम एवरेज करेंगे। एवरेज करने का प्रॉफिट होगा, एवरेज करने का फॉर्मूला होगा जितना प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दो ईयर से, नंबर ऑफ ईयर्स।
तो 1,14,480 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, बताओ कितना आएगा? 38,160। 38,160 ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ से गुडविल निकालेंगे, गुडविल ऑफ फर्म। फिर जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज एक वो कांस्टेंट नंबर होता है जिसको हम गुडविल को उसकी करंट वैल्यू पे लेके आते हैं। देखो ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, लेकिन पिछले 3 साल में इन्फ्लेशन होने की वजह से सेलिंग प्राइसेस में चेंजेस आया होगा, जिस हिसाब से करंट ईयर में अब जो प्रॉफिट होते वो पास्ट ईयर के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही होते, है ना। मतलब आज अगर 2021 चल रहा है और आप एवरेज ले रहे हो पिछले 5 साल की, तो पिछले 5 साल में तो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गई होगी, और प्राइसेस में मूवमेंट होने की वजह से आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा। इसलिए जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसको हम एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि उस प्रॉफिट को आज के वैल्यू पे लेके आता है। वो जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोलते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज निकालना एक एक्सपर्ट का काम होता है। जो बंदा गुडविल की वैल्यूएशन करता है, जिसको वैल्यूअर बोलते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद ये पता लगाता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना होना चाहिए। मतलब आपके बिजनेस का मॉडल क्या है, आपके बिजनेस की रिमेनिंग लाइफ कितनी है, ठीक है, करंट मार्केट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन सबको स्टडी करने के बाद वो नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालता है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज एक मल्टीप्लायर बन जाता है एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने के लिए, जिससे गुडविल की वैल्यू निकलती है। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल काम होता है। इसको सिखाना हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है। पूरे सीएमए के सिलेबस में, पूरे सीए के सिलेबस में नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे निकालते हैं ये कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इसका जो डोमेन है वही क्या अलग है। वैल्यूअर का क्या नाम है, जो स्किल है वो बिल्कुल डिफरेंट ही होता है। और तो जब आप क्वालिफाइड सीएमए बन जाओगे, है ना, तो सीएमए का इंस्टीट्यूट भी वैल्यूअर का कोर्स कराता है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स के नाम से है, IOVA के नाम से। तो वो वैल्यूएशन के कोर्स कराता है, जिसका सीएमए इंस्टीट्यूट भी मेंबर है। तो जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो क्वालिफाई करने के बाद आप वैल्यूअर का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कुछ कह सकते हैं कि मतलब पेपर में छूट मिलती है, और उसके बाद आप वैल्यूअर के कोर्स कर सकते हो, लेकिन फिर वो अलग आपकी डिग्री हो जाएगी। वो अभी सीएमए के कोर्स में आपको नहीं, क्या नाम है, कराया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, हमेशा, राइट। और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो प्रॉफिट को उसके आज की वैल्यू पे लेके आती है। तो 38,160 का हमारा एवरेज प्रॉफिट है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है क्वेश्चन में दिया होगा? 2 साल का। इसको 2 से इंटू कर दो। तो 38,160 को 2 से इंटू करो। 76,320। 76,320, राइट। ये हमारी गुडविल आ गई। ओके, फिर उसके बाद इसमें निकालेंगे नए पार्टनर की गुडविल। क्या नाम है इसका? स्मूथ। तो स्मूथ का प्रीमियम फॉर गुडविल, स्मूथ का प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो 76,320 में स्मूथ का कितना शेयर है? नया रेशो है 50%, 30%, 20%। तो ये 20/100 हो गया। तो 76,320 का 20% निकालो, मतलब कि 1/5 निकाल दो, कितना आएगा? 15,260। 15,260, इतना ही है। 64। दोबारा आवाज नहीं आई मुझे। 64 है, 15,264। 64, 15,264, ठीक है, इतना ही है। सब लोग बताओ। 15,264, राइट। अब इतना प्रीमियम फॉर गुडविल आया ही, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये पहले तो यहाँ लिख दो। 15,264 प्लस कर दो इसे 50 और 15, ये हो गया 65,264, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे आ जाएगा 15,264। अब जो ये 15,264 है ये कौन से रेशो में बटेगा?
Sacrificing ratio. Sacrificing। Sacrificing. अब देखो जो ओल्ड रेशो है ना वो 3:2 है, ओल्ड रेशो 3:2 है, न्यू रेशो 50-30-20 है या 5-3-2 है। तो जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे ना, मैं तो नहीं निकाल रहा, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, बंद रेशो 1 आएगी। वही लॉजिक है, क्योंकि पहले 3:2 था, मतलब 60-40 था, अब 50-30-20 है, तो 60 वाले का 50 हो गया, और क्या नाम है 40 वाले का 30 हो गया, तो दोनों का 10% से डिक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों ने 10% का मतलब सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 बनाएगा। आप पूरा निकालना ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो वहां सब देखोगे कि एक का आएगा 1/10, दूसरे का भी आ जाएगा 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी 1:1। तो 15,264 को 1:1 में बांटो, कितना आएगा? 7,632. 7,632। 7,632। अब इसकी वैल्यू भी हम कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 7632। चलो ये सारा हो गया हमारा। आई गेस वी हैव डन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस क्वेश्चन। सो एक बार रीड कर लेता हूँ फिर से। तो हमारे पास कैपिटल भी हो गई, ये भी हो गया जी, और फर्नीचर वर्नीचर सब जोड़ दिया है, चार्जेस भी ठीक कर दिए, हाँ सब हो गया। लिबरेशन अकाउंट क्लोज कर ही दिया था। अब यहाँ से कैपिटल अकाउंट क्लोज करो और यहाँ से निकालो टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन है, वैसे मैं सच बताऊं ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते नहीं पेपर में। एग्जाम में पूरा पार्टनरशिप 12th क्लास वाला आता है, जो आपने 12th क्लास में टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल की जो भी बुक पढ़ी होगी, उसमें एडमिशन रिटायरमेंट के जिस लेवल के क्वेश्चन है वैसे आते हैं बस। ठीक है, फिर भी ये बुक में दिया हुआ है तो हम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। और अगर 15 मार्क्स का भी आएगा और 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन में अगर आपका 1 आवर लग रहा है ना, तो उसका फिर बेसिकली कोई वर्थ नहीं है। वो एग्जाम में फिर टाइम का जो मतलब मैनेजमेंट है वो पूरा पूरा बिगाड़ देगा, क्योंकि 1 घंटा भी लगाओगे उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन ठीक से होगा या नहीं होगा। और अब तो वैसे भी एग्जाम का फॉर्मेट ऑनलाइन है, वो बेचारे फॉर्मेट आपको दे रहे हैं और फॉर्मेट में निकाल के बता रहे हैं। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज़्यादा रो कॉलम उनको ऐड करनी पड़ेगी, और फिर वो उस क्वेश्चन को उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा। मतलब इन्फॉर्मेशन मांगने का भी तो तरीका होता है ना, तो फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कैसे, तो वो चीज़ में आपकी दिक्कत हो जाएगी। चलो फिलहाल तो बुक में इसलिए हम कर रहे हैं। ये इसका जब निकालो टोटल कितना आया, 1,20,000, 18,000 और ये कितना बनता है? 1,51,620. 1,51,600। 620. इतना ही है या 620? 620 है सर। 620, sir. 620, 151,620। ठीक है, इसका भी निकालो नेक्स्ट वाले पार्टनर का। Sir, Sloka 1,06,624. 1,06,624। Yes, sir. 1,00,624 is it? Yes, sir. Okay. ठीक है, इसका निकालो 68,000. 68,000। चलो ये डाल दो बैलेंस शीट में। अब 1,51,620, 151,620, 100,624। चलो वो तो आप बता दोगे मुझे। कैपिटल अकाउंट क्विक स्लो स्मूथ, क्विक का कितना आया था 151,620, इसका 100,624, और ये कितना था 68,000। यस सर 68. ठीक है, प्लस करो। तीनों को ऐड कर लो 150 में। हाँ 3,20,244. 244। कैशड बैंक में बैलेंस शीट में कितना कैशड बैंक है वो देखो। तो बैलेंस शीट में 18,000 है, प्लस कर दोगे नया ये कैपिटल कैश में कितनी लाया, 50,000 कैश में लाया था,
प्लस प्रीमियम निकाला था हमने, कितना प्रीमियम आया? 15,264। 15,264। बताओ, 18 प्लस 50 प्लस 15,264, ये कितना आया पहले कैश एट बैंक? 83,264. ठीक है, अब बैलेंस शीट टैली करो। ये तो आ गया 4,20,244। ये चेक करो असेट साइड। Yes sir. हो गया Yes sir, दोनों मैच कर गए. 4,20,244, 2,20,244। ओके, Done, sir. हाँ, तो ये सुपर क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो, अब इसके बाद आपको मैं गुडविल की वैल्यूएशन वाले मेथड आपको शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ कौन कौन से मेथड हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके बहुत सारे मेथड हैं। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि हमने इसमें किया, इस वाले क्वेश्चन में किया। इसमें पहले क्या करना है, सिंपल गुडविल निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो और 5 से डिवाइड करो, वहां से आएगी आपकी एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा, ये 1, 1.5, 2, 2.5, 3 कुछ भी हो सकता है, जो दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट। तो ये तो होता है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में करना क्या है, आपको प्रॉफिट को जोड़ के डिवाइड कर देना है, वहां से एवरेज आएगी और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन एवरेज निकालने से पहले अगर पास्ट में कुछ मिस्टेक हुई है तो पहले वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा और रेक्टिफाई करने के बाद ही फिर आप एवरेज करोगे। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें गुडविल का फॉर्मूला बन जाता है, सिंपल एवरेज के बदले यहाँ आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से करते हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, इसमें हम करंट ईयर के प्रॉफिट को, मतलब लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज देते हैं प्रीवियस ईयर के मुकाबले। करंट ईयर के प्रॉफिट के मुकाबले ज्यादा वेटेज देते हैं प्रीवियस ईयर को। फॉर एग्जांपल सपोज ये हमारे ईयर है 2011, 2012, 2013 और 2014, ऐसे हमारे ईयर है। ये प्रॉफिट दे रखे हैं इस ईयर की। इस ईयर में 8,000 का प्रॉफिट हुआ, इस ईयर में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, इस साल में 2,000 का लॉस हुआ। ठीक है, किसी ईयर में लॉस भी हो सकता है और यहाँ 20 का प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे ना, इन प्रॉफिट को पहले हम वेटेज देंगे। हम ये मानेंगे कि भाई 2014 ज्यादा मैटर करता है 2011 के मुकाबले। ये कुछ ऐसे समझो कि जब आप क्वालिफाई करने के बाद आप जॉब के लिए जाते हो और आप का बेसिकली जॉब के लिए गए, तो जिस कंपनी में इंटरव्यू हो रहा है उसमें इंटरव्यू लिया आपका, और इंटरव्यू लेने के बाद वो बंदे कहते हैं कि हम आपके सर्टिफिकेट्स देखना चाहते हैं, आपने कैसा बेसिकली परफॉर्म किया है स्कूल में, कॉलेज में, सीएमए में, तो वो हम आपके सर्टिफिकेट्स देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करा ना, उसको फर्स्ट क्लास की मार्कशीट दिखा दी कि सर देखो ये मेरी फर्स्ट क्लास की मार्कशीट है, इसमें देखो मेरे 500 आउट ऑफ 500 आए थे और मैम ने कमेंट पे लिखा हुआ है वेरी क्यूट एंड शार्प बॉय, है ना, ये वेरी क्यूट एंड शार्प गर्ल, देखो सर मैं फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आया था। फिर उसके बाद आपने सेकंड वाली क्लास के दिखाई। तो जैसे आप ऐसा करने लगोगे तो जो इंटरव्यूअर है वो आपको रोक देता है, कहता भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। पहले आपके जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो दिखाओ ना, जो आपने भी रिसेंट एग्जाम पास किया है, कि सीएमए में कैसा आपने परफॉर्म किया है। फिर हम देखेंगे कि आपने उसके बाद अगर बीकॉम किया था तो बीकॉम में कैसा परफॉर्म किया है।
ठीक है, फिर उसके बाद 12th देखेंगे, फिर उसके बाद 10th देखेंगे। मतलब रिसेंट आप कैसे हो वो ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन कि आप एज ए स्मॉल किड क्या थे, क्योंकि अब तो टेस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा आपके चेंजेस हो गए होंगे। तो ऐसे ही हम प्रॉफिट में देखते हैं कि 2011, 12, 13, 14, 14 ज़्यादा मैटर करता है 2011 से मुकाबले। तो वेटेज कैसे देते हैं, सबसे पुराने ईयर को पकड़ लेते हैं, सबसे पुराना ईयर ये है, इसको पकड़ लेते हैं और इसके सामने से काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे 1 2 3 4, सिंपल। अगर ये 5 होते तो 1 2 3 4 5, और काउंटिंग देने कहाँ से है, सबसे पुराने वाले को 1, फिर उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले को 3, और जो सबसे लेटेस्ट वाला होगा उसको 4। तो पहले इस तरीके से वेटेज देते हैं। हमेशा 1 2 3 1 2 3 4 ही करना है, या 2 4 6 8 करना है, या 3 6 9 12 करना है। मतलब या तो 1 की टेबल, या 2 की टेबल, या 3 की टेबल, या 4 की टेबल। ठीक है, 1 से पहले 0 है तो 0 और 1 में भी 1 का गैप है, और 1 और 2 में भी 2 का गैप है। अगर आप ऐसे कर दोगे लाइक 50 60 70 80, फिर वो गलत है, क्योंकि पहला जो 50 होगा उसमें 0 से 50 में 50 का गैप आपका आ जाएगा, और नेक्स्ट में 10 10 का गैप होगा। तो ऐसे नहीं करना है, इसलिए या तो 1 की टेबल, या 2 की टेबल, या 3 की टेबल, या 4 की टेबल, एंड सो ऑन, ऐसे करना होता है। नॉर्मली हम 1 2 3 1 2 3 4 ही देते हैं। इसका ये क्या नाम है, वेट देने का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट ऑफ 2014 is four times better than profit of 2011। कि 2014 का जो प्रॉफिट है वो 4 गुना बेहतर है 2011 के प्रॉफिट से। ठीक है, तो रिसेंट परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है। आपने रिसेंटली क्या अचीव किया, रिसेंटली आप कैसा बिहेव करते हो, वो ज़्यादा मैटर करेगा। अगर कंपनी कहती है कि रिसेंटली आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली है कि आपको ड्रग लेने की आदत पड़ चुकी है, रिसेंट 6 मंथ में 8 महीने में आपने ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया है, तो वो हमें ज़्यादा परेशान करेगा। इसके मुकाबले कि आप 5 साल पहले कितने थे, 10 साल पहले कितने थे, वो मैटर नहीं करता। तो रिसेंट परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़्यादा मैटर करती है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद हम निकालते हैं वेटेड प्रॉफिट। बजट में क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8000 इंटू 1 8000, 10,000 इंटू 2 20,000, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन 2000 इंटू 3 6000 नेगेटिव, 20 इंटू 4 ये हो जाएगा 80,000। और ये करने के बाद आप वेट निकालोगे, इसका टोटल निकालोगे, बताओ कितना आ रहा है। 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख और 8, 1 लाख 8 माइनस 6 1 लाख 2,000। वेट का भी सम करना है, सम ऑफ वेट का भी सम करना है, 10 आ जाएगा ये। फिर यहाँ से निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहाँ से निकालेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट, उसको डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ वेट से, सम ऑफ वेट से। तो 1,02,000 को 1,02,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,200 आ जाएगा। ठीक है, 1,02,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10,200 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा, एक मिनट इसको फिक्स करते हैं, राइट। तो यहाँ से हमारा आ गया ये 10,200 का वेटेड प्रॉफिट, राइट। फिर क्या करेंगे सर, फिर क्या करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, ये निकाला है अभी हमने। फिर ये क्वेश्चन में गिवन ही होगा, ये क्वेश्चन में गिवन ही होगा, तो इसको इससे इंटू कर देंगे, फिर यहाँ से गुडविल आ जाएगी। तो वेटेड प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर जो एवरेज निकाली थी ये सिंपल एवरेज थी, ध्यान रखना। फर्स्ट वाले में सिंपल एवरेज में क्या करते हैं, जितने साल का प्रॉफिट है उसको उतने साल से डिवाइड कर देते हैं। 4 साल दिए हैं तो 4 साल का प्रॉफिट जोड़ो और 4 से डिवाइड कर दो। सिंपल एवरेज में हर साल के प्रॉफिट को बराबर इम्पोर्टेंस मिलता है, बराबर वेटेज मिलता है ना। लेकिन वेटेड में क्या होता है, लेटेस्ट वाले को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो सिंपल एवरेज में सिंपली जितना प्रॉफिट दिया है उसको जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। वेटेड वाले में पहले प्रॉफिट को वेट देंगे 1 2 3 4, स्टार्ट करना है सबसे पुराने वाले से, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से टोटल वेटेड प्रॉफिट आएगा। टोटल वेटेड प्रॉफिट को सम ऑफ वेट से डिवाइड करोगे, वेट का जो टोटल है उससे डिवाइड करोगे, वहां से वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। और जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे
हमने ये मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। पता कैसे चलेगा सर? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है? जब वेटेड लगाना होगा क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट गुडविल यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बोल देगा आपसे सर वेट 1 2 3 4 देना है या 2 4 6 8 लेना है, आपकी मर्जी। आप 2 4 6 8 लोगे तो भी आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट सेम आता। 1 की टेबल ना लेके 2 की टेबल लोगे, 3 की टेबल लोगे, 4 की लोगे, वो सेम आएगा, वो आपकी मर्जी है। तो हम नॉर्मली 1 2 3 4 ले लेते हैं। बताओ बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीसरा यहाँ से हमारे पास होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट तो प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ normal profits in an industry, profits in excess of normal profits in an industry is known as super profit। देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सपोज आप किसी बिजनेस से बिलोंग करते हो, मान लो कि आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आपके फर्नीचर के बिजनेस का कुछ ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट है वो सपोज मान लो हर साल का मान लीजिए 50 लाख रुपए है, आप फर्नीचर सेल करते हो और आपके बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है पिछले कुछ ईयर का वो 50 लाख रुपए है। लेकिन फर्नीचर इंडस्ट्री में जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है वो 40 लाख रुपए है। तो इसका मतलब आप जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो आप उस इंडस्ट्री के एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट 40 लाख है तो आपकी फर्म, आपका बिजनेस 50 लाख कमाता है ऑन एवरेज। तो कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 10 लाख। जो ये 10 लाख आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, इसको हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट और इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, है ना। अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा की फर्म कमाती है तो इकोनॉमिक्स में उसी को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते थे। तो इसमें करना क्या होता है, पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। क्या फॉर्मूला है? पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट कौन सा वाला, सिंपल या वेटेज? सिंपल। सिंपल वाला मतलब कौन सा? जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा उसको जोड़कर उतने साल से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, वहां से आएगा एवरेज प्रॉफिट। यहाँ से माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है ये इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट होता है, इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये आपके बिजनेस का एवरेज, ये आपके बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है। आपके बिजनेस के क्या एवरेज है और इंडस्ट्री के एवरेज क्या है। तो अगर आपकी एवरेज इंडस्ट्री के एवरेज से ज्यादा है, इट मींस यू आर अर्निंग मोर प्रॉफिट देन द एवरेज ऑफ द इंडस्ट्री टू विच यू बिलोंग। तो अगर आप ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, इट इज यू आर अर्निंग बिकॉज ऑफ योर गुडविल, ये आप अपनी गुडविल की वजह से कमा रहे हो। अगर सुपर प्रॉफिट जीरो हो जाए या सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव आ जाए तो हम अगले स्टेप पे नहीं जाते, फिर हम गुडविल को नहीं निकालते हैं। ध्यान रखना है, इफ सुपर प्रॉफिट जीरो के इक्वल आ जाए या जीरो से छोटा आ जाए, है ना, लेस देन इक्वल टू जीरो, देन गुडविल इज नॉट कैलकुलेटेड, तो गुडविल नहीं निकालते हैं। इस मेथड में गुडविल तभी निकालेंगे जब सुपर प्रॉफिट आपका आता है, सुपर प्रॉफिट आपका आता है पॉजिटिव, क्योंकि ये मेथड कहता है आपकी गुडविल तभी होगी जब आप इंडस्ट्री की एवरेज से ज्यादा कमाओगे। अब इसमें गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, लेकिन ये तभी करना है जब सुपर प्रॉफिट आपका पॉजिटिव है। अगर सुपर प्रॉफिट जीरो है तो गुडविल जीरो हो जाएगी, अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो गुडविल नेगेटिव होगी। नेगेटिव गुडविल को हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, तो मतलब नेगेटिव गुडविल ही इग्नोर करनी पड़ेगी। तो गुडविल हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो सुपर प्रॉफिट अगर पॉजिटिव आएगा तो ही सेकंड पॉइंट पे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. Yes. नोट।
अब ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये हम कैसे निकालते हैं? जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये हम कैसे निकालते हैं? तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ये देखते हैं कि आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है, इसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, और इनटू कर देंगे परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोलेगा कि आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें 10% का रिटर्न मिलता है नॉर्मली ऑन एवरेज। तो अगर आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए आपका नॉर्मल प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए तो इंडस्ट्री के एवरेज के हिसाब से आपको 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए ऑन एवरेज। लेकिन आप एक्चुअल में कमा रहे हो 1,20,000, तो 1,20,000 एक्चुअल में कमा रहे हो, नॉर्मली केवल 1 लाख ही कमाते, तो 20,000 जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो आपका सुपर प्रॉफिट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड पे आपको परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभार जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है, एक तो आता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर हैं सबकी कैपिटल जोड़ दो, प्लस ऑल रिजर्व्स जो कि उसमें बटे हैं, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो है रिजर्व जोड़ दो और बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई लॉस पड़ा हुआ है तो वो माइनस कर दो। एक फॉर्मूला और होता है कि असेट में से लायबिलिटी को माइनस करो। असेट में से जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, मतलब जो पार्टनर से बिलोंग नहीं करती है, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, वो माइनस करो, वहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। और जब कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड पे आपको रेट ऑफ रिटर्न लगा के नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये तब करेंगे जब नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अगर डायरेक्टली आपको नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है फिर तो दिक्कत ही नहीं है, बस आप अपनी एवरेज निकालो, एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करो, वहाँ से सुपर आ जाएगा, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो वहाँ से गुडविल निकल के आ जाएगी। बताना कि ये पॉइंट क्लियर है या नहीं। सर ये लास्ट वाला एसेट माइनस लायबिलिटी एक्सटर्नल, ये लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी जैसे आपने वो पढ़ी होगी ना 11th क्लास में, क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यस सर। बस वही क्या है, इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया है, लायबिलिटी को यहाँ जाके माइनस कर दिया है तो वहाँ से कैपिटल आ जाएगी। और एक्सटर्नल जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, इसका मतलब है वो लायबिलिटी जो आउटसाइडर से बिलोंग करती है। जैसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पार्टनर की कैपिटल होती है, रिजर्व और सरप्लस होता है, फिर बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, लोन, वो सब होंगे। हमने पार्टनर से जो आइटम बिलोंग करता है वो नहीं लेना, मतलब कैपिटल नहीं लेंगे, रिजर्व नहीं लेंगे, हम बाकी सारे आइटम जो लायबिलिटी साइड में हैं जो आउटसाइडर्स के लिए हैं वो एसेट में से माइनस करना पड़ेगा, वहां से हमारे पास कैपिटल निकल के आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। राइट, तो ये था हमारा तीसरा मेथड। इसके अलावा चौथा इसमें होता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या करते हैं, पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, वो तो हमने जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें सीखा कि एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर देते हैं, और सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न से, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब अगर सुपर प्रॉफिट 50,000 है और अगर रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है तो 50,000 को 10% से डिवाइड कर दो, तो 50,000 को 10% से डिवाइड करने पे कितना आएगा बताओ? अगर 50,000 को मैं 10% से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 5 लाख। 5 लाख। तो अल्टीमेटली ये मैथड ये बताता है कि अगर आप 50,000 का सुपर प्रॉफिट कमाना चाहते हो और अगर 10% का रेट ऑफ रिटर्न है तो इसका मतलब आपकी 5 लाख की गुडविल होनी चाहिए, क्योंकि जब 5 लाख की गुडविल होगी तभी तो उसका 10%
50,000 आप सुपर प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, ये बताना चाह रहा है कि अगर 50,000 का सुपर प्रॉफिट कमाना चाहते हो और 10% का रिटर्न है, तो इसमें आपकी गुडविल 5 लाख की होनी चाहिए। तभी तो उस 5 लाख का 10% 50,000 के बराबर आएगा, जो कि आपका सुपर प्रॉफिट बनेगा, राइट। तो इसमें सिंपली ऐसे करते हैं, सुपर प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं, वहां से गुडविल निकल के आ जाती है। तो इसको बोलते हैं कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न से। ऊपर सुपर प्रॉफिट को डिवाइड किया था, यहाँ डिवाइड किया एवरेज को। लेकिन एवरेज प्रॉफिट तो आपका टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल एवरेज प्रॉफिट होता है ना। मतलब ये टोटल प्रॉफिट की एवरेज होती है एक्चुअल वाली, इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो जब आप टोटल प्रॉफिट में से नॉर्मल को हटाओगे तभी आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट बचेगा, जो कि सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसमें एक चीज करनी पड़ती है कि एवरेज प्रॉफिट को पहले परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करो, उसमें से माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये लेस करने के बाद आपकी गुडविल निकलती है। ठीक है, तो ये गुडविल की वैल्यू निकलेगी, और यहाँ पर भी ये गुडविल की वैल्यू निकलेगी। नॉर्मली फोर्थ और फिफ्थ से सेम वैल्यू निकलती है, नॉर्मली चौथे और पांचवें से सेम वैल्यू निकलती है, जब तक कि क्वेश्चन के डेटा में गलती ना हो। जब तक क्वेश्चन के डेटा में गलती ना हो तो सेम वैल्यू निकलती है। ठीक है, इसको लिखो। Done, sir. बताओ बेटा एवरीवन। Yes, sir. Done, sir. ओके, जी बेटे एवरीवन, ये बात समझ में आ गई। यस सर। तो ये हमारे गुडविल के मेथड्स हैं जो आपको मैंने ब्रीफ कर दिया शॉर्ट में, तो इसको देख लेना। और इसमें एक टॉपिक और रह गया बस छोटा सा, कि जैसे अभी तो जो नया पार्टनर आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। क्यों लेके आता है, ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए। बट एक सिचुएशन ऐसे होती है कि जब नए पार्टनर की खुद की अपनी गुडविल होती है, मतलब जो पार्टनर आ रहा है उसकी खुद की अपनी गुडविल है, नए पार्टनर की खुद की अपनी गुडविल है, तो उसके आने से ओल्ड पार्टनर को फायदा होता है। तो जैसे अब तक पुराना पार्टनर ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट कर रहा था, अब ओल्ड पार्टनर ने नए पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है। अब ओल्ड पार्टनर ने नए पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है, राइट। तो ये फिर हम क्या नाम है देखेंगे। तो वे, सर एक डाउट है, हाँ हाँ बताइए। आपने जो कल होमवर्क दिया था 40 नंबर क्वेश्चन, हाँ तो उसमें गुडविल को लेकर थोड़ा। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ, वो भी ना कल वाली क्लास में लेता हूँ फिर। अभी जरा 9 बजे मेरी क्लास है एक और, ठीक है। ओके सर। थोड़ा टाइम कम है तो कल मैं करता हूँ डिस्कस। कल हम एडमिशन का जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी कर लेंगे, और अब सारे क्वेश्चन में जितने भी डाउट्स हैं आपके वो डाउट से फिर ले लेंगे। ठीक है, चलो ओके। गुड बाय, गुड बाय।